आज काफी दिनों के बाद आप लोग की क्लास फिर से शुरुआत हो रही है। ठीक है, 15 दिन तक मैं एब्सेंट था ड्यू टू पर्सनल रीजन। और यहाँ से हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। आज पार्ट 2 जो है सो आपका डे 23। ठीक है, आपका जो डे 23 जो था, डे 23 का जो वीडियो जो था 2 सीरीज में आने वाली थी, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 तक हम लोगों ने 1 से लेके 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम लोग पार्ट 2 में आफ्टर 60 देखेंगे, मतलब 60 के बाद के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो 60 से ही शुरू करते हैं। और क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये है। नीचे कुछ अभ्यारण्य के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे राज्यों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, सारावती की बात करेंगे, सतकोसिया की बात करेंगे, पिरोटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे और भगवान महावीर अभ्यारण्य की बात करेंगे। किन राज्यों में है? ठीक है, तो भगवान महावीर से तो प्रश्न कई बार पूछा हुआ आप लोग जानते हैं, गोवा में पड़ता है भगवान महावीर। ठीक है, तो यहाँ पे सारावती की बात करेंगे। सारावती तो नदी भी है ना, कर्नाटक में है ये। सतकोसिया की बात करेंगे, सतकोसिया महाखड्ड गॉर्ज की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? आपको ओडिशा में है। पिरोटन की बात करेंगे तो गुजरात में है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं महावीर अभ्यारण्य की तो ये आपको गोवा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को मदद करता हूँ लगाने में। शरावती कहाँ पे था? कर्नाटक में है। और महावीर की बात करेंगे, महावीर अभ्यारण्य भगवान गोवा। महावीर तो आपको गोवा में है। सतकोसिया की बात करेंगे तो आपको गुजरात में जी। है। अब पिरोटन द्वीप की बात करेंगे, सॉरी उड़ीसा में सतकोसिया। आप पिरोटन द्वीप की बात करेंगे तो ये आपको गुजरात में होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने आज डील कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, इसको सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शरावती की बात करें कहाँ पे? कर्नाटक है। सतकोसिया उड़ीसा। पिरोटन द्वीप की बात करेंगे गुजरात। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद भगवान महावीर की बात करेंगे तो कहाँ पे? गोवा में है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 1937 में सीसी कार्ल्डर द्वारा विभाजित किए गए वनस्पति प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, मतलब 1937 में सीसी कार्ल्डर द्वारा विभाजित किए गए वनस्पति प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो छोटा नागपुर प्रदेश जो है इसमें आपको शामिल नहीं देखने को मिलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 1937 में सीसी कार्ल्डर ने भारत को 8 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने वनस्पति प्रदेश में? 8 वनस्पति प्रदेश में विभाजित किया था। ये 8 कौन कौन है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पूर्वी हिमालय के प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी हिमालय के प्रदेश, असम प्रदेश, गंगा के मैदान प्रदेश, सिंधु के मैदान प्रदेश, दक्कन प्रदेश भी था इसमें, मालाबार प्रदेश भी था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप भी इसमें था। क्या नहीं था इसमें? तो छोटा नागपुर का पठार इसमें शामिल नहीं था। किन्होंने किया था ये विभाजन? तो सीसी कार्ल्डर ने किया था 1937 में। इस सिद्धांत की आलोचनाओं में यह भी कहा जाता है कि फ्लोन उत्तर पूर्वी भारत में भारतीय मानसून के जल्दी आगमन के कारणों को भी बताने में असमर्थ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपको गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो असम प्रदेश में क्या बांस और तार मिलते हैं? मिलते हैं। सिंध के मैदान में बबूल और खिजरा ठीक है। दक्कन प्रदेश में नीम और महुआ गलत दिया हुआ। और गंगा के मैदान प्रदेश में कौन सा मुख्य वृक्ष है? तो वृक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो शीशम तथा जामुन। ठीक है, जानते हैं आप लोग जामुन काफी टेस्टी भी होता है। तो ये सबके सब सही है। ठीक है, गलत कौन सा है? तो गलत जो है दक्कन प्रदेश में, ठीक है, नीम और महुआ की बात करेंगे तो ये आपका क्या है? गलत है। सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग दक्कन प्रदेश है। इस प्रदेश में सागौन, तेंदू, सखुआ, साल, तार तथा कटीली झाड़ियां पाई जाती है। नील, महुआ, शीशम, जामुन, बबूल पेड़, पीपल इत्यादि गंगा के मैदान प्रदेश की वनस्पतियां है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की वन स्थिति 2021। ठीक है, अब ये हमको वन रिपोर्ट जो आता है ये कितने वर्षों पे आता है? 2 वर्षों पे आता है, प्रति वर्ष आता है, फिर 4 वर्षों पे आता है। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो कितने वर्षों पे आता है? हम्म, बता सकते हैं कितने वर्षों पे आता है? ठीक है, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है। ठीक है, कहां से आता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पे एक बार आता है। देहरादून से प्रकाशित होता है। कहां से? ये भी ध्यान में रखिएगा, देहरादून से प्रकाशित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2021 में मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बड़ा वन क्षेत्र है। तो केवल पहला सही है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन है? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है,
सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। इसके बाद दूसरा एवं तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का दूसरा और तीसरा स्थान है। अगर बात करेंगे परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र की कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल में प्रदेश। परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर एरिया के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से क्या होगा, तो मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की माने तो वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की टोटल वृद्धि होती है। केवल मैंग्रोव वन की वृद्धि की बात करेंगे तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। ठीक है। आप सबसे अधिक मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो कहां पे है, तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपको कहां पे मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल पश्चिम में आपको बंगाल। सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ट अभी हम लोगों ने, ठीक है, बात किया से प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। प्रतिशत के हिसाब से बात करो, मैंने ऊपर में गलत बता दिया था। परसेंटेज के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मिजोरम होगा, सॉरी। ठीक है, मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, मिजोरम आई थिंक 87% वन क्षेत्र है आई थिंक। ठीक है, तो मिजोरम आई थिंक सबसे पहले है, हाँ मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय और फिर मणिपुर है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जो कि मैंने गलत बोल दिया था, फिर मेघालय है और फिर आपका क्या है, मणिपुर है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो एमपी मध्य मध्य प्रदेश में है। प्रदेश। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एरिया के हिसाब से किसमें है, तो अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश एरिया के हिसाब से भी दूसरे नंबर पे है, और परसेंटेज के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो उसका स्थान कौन सा है, दूसरा ही है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, वनावरण में सबसे अधिक कमी की बात करेंगे तो सबसे अधिक कमी भी मतलब कहाँ पे हुआ है, उन्हीं राज्यों में सबसे अधिक कमी हुआ है जहां पे सबसे अधिक वन हुआ करता था। और अरुणाचल प्रदेशों में सबसे अधिक वनों की कमी पाई गई है। मतलब यहाँ पे वनों मतलब क्या हुआ, बहुत अधिक वन रहेगा तो जाहिर सी बात है लोग वन को काट के डेवलपमेंट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे सबसे अधिक वनावरण में कमी देखने को मिली है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में बात करना है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। इन वृक्षों के पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं। ठीक है, यहाँ औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये पहला वाला कथन, दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, इन वृक्षों के पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है तो इसके पत्ते नहीं गिरते, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर गलत दिया हुआ है, क्योंकि 30 से 35 टेम्परेचर नहीं होता, 20 से 27 डिग्री के आसपास यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। यहाँ के वन की बात करेंगे तो हमेशा हरियाली रहती है। ये वन आपको कहाँ पे मिलेंगे, उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाट के कुछ भागों में, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, ऊपरी असम में, पूर्वी हिमालय के निचले ढालों में, ओडिशा आदि क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेम्परेचर कितनी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा बारिश होते रहता है। ठीक है, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होता है, और इसके पत्ते नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साल तथा सागौन वनों की जातियों का संबंध किस प्रकार के वन से है। शाल और सागौन, ठीक है, फर्नीचर बनाने में इसके लकड़ी का प्रयोग होता है, काफी मजबूत होता है, जानते हैं कीमती भी आती है। तो कहाँ पे मिलेगा ये, तो ध्यान रखें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो साल तथा सागौन वनों की जाति का जो लकड़ी जो है कहां से मिलेगा, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसे आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसका जरा सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। ये वन देश के उन सभी भागों की प्राकृतिक वनस्पति है जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वृक्ष का नाम दिया हुआ है, यहाँ प्रमुख क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, ये वृक्ष किस क्षेत्रों में होते हैं उन पे जरा बात करना है। रोजवुड, तो रोजवुड आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा पश्चिमी घाट के ढलान। देवदार के वृक्ष की बात करेंगे तो ये आपको उत्तरी पश्चिमी हिमालय में आपको देवदार मिलता है, काफी लंबे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। पलाश की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में पलाश, आई थिंक उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय फूल भी शायद पलाश ही है। ठीक है, अब महुआ की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, गलत लगा दिया क्या मैं, सॉरी, एक सेकंड, इसका आंसर सी लिया है ना, ए का 3, ठीक है, और शी का 2, ठीक है, छोटा नागपुर, सॉरी। अब महुआ की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, पलाश झारखंड का राष्ट्रीय फूल है क्या, किसी राज्य का राष्ट्रीय फूल है पलाश, उत्तर प्रदेश का। नहीं उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, झारखंड में भी होगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए रोजवुड की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट के ढलानों पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अन्य भागों में आपको देखने को मिलता है। देवदार के वृक्ष कहाँ मिलेंगे? तो ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है। पलाश की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर के पठार, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। महुआ की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। ठीक है, हमारे देश के आदिवासी समूह महुआ से क्या बनाते हैं? तो महुआ से वाइन भी बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हस्तांतरित कृषि। ठीक है, हस्तांतरित कृषि ध्यान में रखेंगे, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक वैज्ञानिक भूमि उपयोग का उदाहरण है। सूखा बाढ़ में मिट्टी की उर्वरता की कमी की ओर ले जाती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं कई भागों में ये विस्तारित है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है? इसका पहला नंबर ऑप्शन तो की उत्तर बात करेंगे वही प्रदेश, गलत है। उत्तर हाँ, प्रदेश और झारखंड का है। हाँ वही मुझे दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा था। पहले मैं उत्तर प्रदेश बोला, फिर मैं झारखंड बोला। ये तो पता था से किसी राज्य का है, या तो यूपी होगा या झारखंड होगा, हालांकि दोनों का है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हस्तांतरित कृषि जो है वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, अवैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वनों की बर्बादी होती है, जंगल को काट के लोग खेती करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हस्तांतरित कृषि खेती का एक रूप है जहां किसान 2 या 3 मौसमों के लिए अस्थायी रूप से जमीन पे खेती करते हैं। इसका और भी नाम है, ठीक है, जिसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। मतलब क्या करो? स्लैश करो, काटो, जलाओ और खेती करो। ठीक है, ओरिनोको फ्लड प्लेन कहते हैं, हमोंग सिस्टम है, अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसको बहुत ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरे दूसरे देश में भी अलग अलग नाम से इस खेती को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर लिया है डी। 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाया जाता है, इसको गलत माना गया है। गलत मानने का रीजन क्या है? तो सह्याद्री प्रदेश में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वनों की तरह इन वनों की लकड़ियां कठोर होती है। यह यहाँ वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक मिलती है। ठीक है, सामाजिक वानिकी जिसको सोशल फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं था? परंपरागत वनों पर दबाव अधिक करना, ये गलत है। रोजगार के अवसर उपलब्धता करना इनके सही उद्देश्य में से आते हैं। प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य नहीं है सोशल फॉरेस्ट्री का? तो परंपरागत वनों पर दबाव अधिक करना। वर्ष 1952 तथा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के सामाजिक वन की महत्व पे जोर दिया गया। वन नीति की बात करेंगे तो 1952 में सबसे पहले आई थी, और फिर 1988 में भी आपको वन नीति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य परंपरागत वनों पर दबाव कम करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है ना, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होगा कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब सामाजिक बांकिंग का उद्देश्य क्या है? तो परंपरागत जो वन जो है उन पे दबाव को क्या करना है? कम करना है, न कि मतलब क्या करना है? अधिक करना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य हेतु ईंधन के लकड़ी, चारा, घास तथा इमारती लकड़ियों का प्रबंध वृक्षारोपण द्वारा किया जाता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं आपको। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया। ठीक है, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क तो है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, बाकी पहला सही है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई राज्यों में राष्ट्रीय पार्क भी बनाए गए थे। अब भारत का सबसे पुराना की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट है, लेकिन जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, जब 1936 में जब इसकी स्थापना होती तो इसका नाम था हेली। क्या नाम था? हेली नाम था। ठीक है, हेली के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब 90 बाद में जिम कॉर्बेट के नाम से इनका नाम पड़ गया, जिम कॉर्बेट के नाम से। और अभी इसको रामगंगा के नाम से जाना जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। रामगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रामगंगा नदी भी गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था हेली। हेली से नाम पड़ा इसका जिम कॉर्बेट, जो कि भारत में बहुत बड़े शिकारी थे जिम कॉर्बेट साहब। हालांकि बाद में जाकर उनका
हृदय परिवर्तन हो गया, बाघों के सबसे बड़े संरक्षक बन गए, एक बड़े बाघों के सबसे बड़े शिकारी थे, ठीक है, बाद में जाके बाघों के सबसे बड़े संरक्षक बन गए। तो जिम साहब के नाम से इसका नाम पड़ा, अभी इनका रामगंगा नाम है, ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य में देखना को मिलता है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट से ही हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देहिंग पटकाई तो नॉर्थ ईस्ट में है, असम वगैरह में आई थिंक पड़ता है, ये गलत है। रायमोना असम में ठीक है, डाचीगम जम्मू कश्मीर में है, हांगुल के लिए जाना जाता है। गुरु घासीदास की बात करेंगे, टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो देहिंग पटगाई और नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे पड़ता है, तो असम में है, ठीक है, ध्यान में कहाँ पे है, तो असम में आपको देहिंग पटकाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेशनल पार्क है ये, कहाँ पे अवस्थित है, तो असम में अवस्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सुंदरी वृक्ष काफी चर्चा में रहता, सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष आपको सुंदरवन, सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पे ही पड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक सुंदरी वृक्ष है, इसलिए इसको सुंदरवन नाम रख दिया गया। भारत के तटीय दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष प्रधान वृक्ष है, बिल्कुल ठीक है। इस वृक्षों में फूलों से कपड़े की रंगाई का काम किया जाता है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक है। कौन से दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, तो दलदली क्षेत्र भारत के सुंदरवन डेल्टा जो है, जिसको भारत का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मैंग्रोव वन के तौर पे भी जाना जाता है, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलता है। भारत के दलदलीय क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष प्रधान वृक्ष है, जिनको कांडला भी कहते हैं। सुंदरी वृक्ष के फूलों से कपड़े की रंगाई का काम किया जाता है, ठीक है। भारत के प्रवाल भित्तियों के प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र है भारत में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 4 है, तो इनमें से सबके सब शामिल है। तो भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 प्रमुख क्षेत्र है, प्रवाल भित्ति को, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ, ठीक है, कौन कौन है, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएंगे, ठीक है, और साथ में क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी यहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब रामसर समझौता की बात करेंगे, 1971 में हुआ, तो आप सब जानते हैं रामसर कॉन्वेंशन, ठीक है, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे रामसर कॉन्वेंशन हुआ था। भारत में रामसर स्थलों की टोटल संख्या कितनी हो गई, तो क्या बताएंगे, टोटल कितने 86। रामसर स्थल है, ठीक है, 85 रामसर स्थल है, ठीक है, 85 हो गए रामसर स्थल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो रामसर समझौता की बात करेंगे, 1971 में के तहत भारत में आर्द्रभूमि प्रबंधन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, तो 1971 में होता है, लेकिन भारत में 90, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 87 में, ठीक है, भारत में 1987 में, लेकिन भारत शामिल कब हुआ था, तो 1982 में भारत शामिल हुआ था, लेकिन इसके प्रबंधन की मैनेजमेंट की सुविधा जो थी 1987 में क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1971 में जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक बहुउद्देशीय समझौता होता है, ठीक है, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। भारत इस समझौते में 1982 में शामिल हुआ, ठीक है, कब हुआ, भारत 82। कब शामिल हुआ, तो ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 1987 में क्या होता है, भारत जो होता है शामिल होता है, ठीक है, सॉरी 1982 में भारत जो होता है शामिल होता है, एवं पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उनके संरक्षण हेतु 1987 में राष्ट्रीय आर्द्र या दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखें, कब चलाया जा रहा है, तो 1987 से, ठीक है, लेकिन भारत शामिल कब हुआ, तो भारत की बात करेंगे तो भारत शामिल होता है 1982 में, भारत क्या होता है, शामिल होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 राज्यों में कुल 103 आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए चुना गया है, तथा 26 जलग्रस्त भूमियों के प्रबंधन के लिए योजनाएं अनुमोदित की गई। हालांकि भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या की बात करेंगे तो 85 हो गया। बिहार में कितने हैं, 3। बिहार में रामसर स्थल कितने, तो बिहार में रामसर स्थल की बात करेंगे 3 है, ठीक है। सबसे पहले 2020 में, ठीक है, काबा। कांवरताल, और नागा और नकटी की बात करेंगे तो जमुई, नागी और नकटी की बात करें जमुई जिला में है, जो कि 2024 में इसको चुना गया है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार भारतीय भूभाग में किन क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे 6 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है, उनके बारे में जरा हम देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर लिया है बी, बी में क्या है, 2, 4, 5, 6, ठीक है, 2, 4, 5, 6 की बात करेंगे तो क्या क्या है, शिलोंग पठार के क्षेत्र में, सह्याद्री पर्वत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो शिलोंग पठार के क्षेत्र में, अरावली के पूर्व में, सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट में, ठीक है, लक्षद्वीप समूह में भी ये वन आपको क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में
रखना चाहिए। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए इसके सोल्यूशन पे भी जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में ये सदाबहार वन मिलते हैं। इन वनों का मुख्य विस्तार सह्याद्री, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार समूह एवं लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन वनों में लकड़ियां कठोर एवं 60 मीटर के ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष महोगनी, ठीक है, अबानुस, जारुल, बांस, बेत एवं शिनकोना रबर इत्यादि हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए आप देखेंगे अंडमान निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है अंडमान निकोबार में 95% आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको ठीक है याद रखना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वन के प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पे राज्यों के नाम दिए हुआ है, कौन किस में जाएंगे मिलान करनी है आपको। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करेंगे तो तराई प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो ये आपको मध्य गंगा के मैदानी भागों में आपको देखने को मिलेगा। अल्पाइन वन कहाँ मिलेगा, तो अल्पाइन वन आपको ध्यान रखें अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करेंगे तो सह्याद्री प्रदेश में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका ऑप्शन की बात करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दिए गए वन प्रकारों में भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट, ठीक है, मुख्य ढाल एवं पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल तथा प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, भावर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 60-70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये वन मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों से लेकर ठीक है दक्षिण भारत तक विस्तृत है। अल्पाइन वन की बात करेंगे, ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, काफी हाइट पे होता है अल्पाइन वन। ये 3000 से ठीक है 4900 मीटर तक पाए जाते हैं, इतने हाइट पे। ठीक है, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार की वन की बात करेंगे, यहाँ पे हमेशा हरियाली होती है। इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे वर्षा हमेशा होती है, इनके पत्ते हमेशा झड़ते नहीं है और काफी अधिक हरियाली होती है इन वन में। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है, इधर लकड़ी का प्रकार दिया हुआ है, इधर वन का प्रकार दिया हुआ है। तो ये तो आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं। सुंदरी वृक्ष तो कहाँ मिलेगा आपको, सुंदर वन में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सागौन हो गया, देवदार हो गया, शिनकोना हो गया, इसको मिलान करना है। ठीक है, और देवदार आई थिंक हिमालय के तराई में आई थिंक मिलता है। ठीक है, मिलाइए इसको। तो इसका आंसर आपका डी लिया है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, डी है। डी में क्या है, ए का 2 एंड बी का 4। ए का 2 सागौन आपको मध्यवर्ती में, बी का क्या हो गया, देवदार की बात करेंगे हिमालय के उच्च क्षेत्र में आपको मिलता है। सिनकोना की बात करेंगे तो हिमालय के तराई में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस पे जरा सोल्यूशन भी करवा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए सागौन की बात करें, इसको टीक भी कहते हैं। ठीक है, इसका अधिकांश विस्तार मध्यवर्ती भारत अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में पाया, जैसे पलंग हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, सो सागौन से बनते हैं, महंगी बिकती है लकड़ियां। देवदार की बात करेंगे तो हाइट पे होता है, ये पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंदर वन की बात करेंगे, सुंदरी की बात करेंगे तो ये वृक्ष है, इसे कपड़ा का कलर वगैरह होता है ना, वो नेचुरली रूप से इससे दिया जाता है। कहाँ पे पड़ता है, तो सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष के नाम पे ही तो पड़ा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसे सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले ज्वारीय वृक्ष, दलदली भूमि होती है। तो सुंदरवन डेल्टा केवल आपको ठीक है, सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं बांग्लादेश में भी है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिलता है। सिनकोना की बात करेंगे, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति की बात करेंगे तो 2 बार आया है। ठीक है, एक 1952 में है, फिर उसी को अमेंडमेंट करके 1988 भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1952 और 1988 याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत वनों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने टाइप से, 3 टाइप से। पहला क्या है, तो संरक्षित वन है। दूसरा की बात करेंगे राष्ट्रीय वन है। मैं बता देना चाहता हूँ जो नए लोग हैं, ठीक है, परफेक्शन आईएएस का प्लानर जो था, इसका डिस्कशन पहले भी होती थी, लेकिन एक घटना हो जाने के कारण से 15 दिनों से बंद थी।
और मैं एक साथ सारा पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा, फोटो खींच खींच के डे बाय डे आपको दे दूंगा, ठीक है। डे 23 है, डे 23 का पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे स्तर के वन कौन थे? तो तीसरे स्तर के वन जो थे ग्रामीण वन, ठीक है। ग्राम क्षेत्र में जरूरतों को पूर्ति करने वाले वन को ग्राम वन कहते हैं। इस नीति के अनुसार देश के एक तिहाई, ठीक है, एक तिहाई मतलब 33% भागों पे मतलब क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है। इसमें और क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था, ठीक है, इस क्षेत्र में 60% मैदानी भागों में, 20% भाग पर वनों का, सॉरी, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, 20% भाग पे वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देश की भूमि पे बात करेंगे तो एक तिहाई मतलब 33% पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में कितना है? 60% और मैदानी भागों में कितना है? 20%। तो पर्वतीय क्षेत्र वाला जो भी राज्य है वहां पे तो 60% के आसपास तो वन है। मिजोरम वगैरह को देखोगे, अरुणाचल प्रदेश को देखो तो 80% से ज्यादा वहां पे वन पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य, बिहार जैसे, जहाँ पे 10% भी वन नहीं है, तो दिक्कत है। तो मैदानी भागों में वन का परसेंटेज काफी अधिक कम है, लेकिन पहाड़ी भागों में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में वन का परसेंटेज ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया था कि देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे वहां पे 60% वन होना चाहिए, अब मैदानी भागों में 20% वन होना चाहिए। ओवरऑल कुल वनों की कितनी होनी चाहिए? तो कुल वन की बात करेंगे तो 33% कुल वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, मिलान करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा ही सकते हो कच्छ वनस्पति में कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे बन जाने वाला इजिली है, जैसे कच्छ वनस्पति की बात करेंगे तो क्या दलदली भूमि होती है? मैंने बताया था दलदली भूमि में कौन सी लकड़ियां पाई जाएगी, तो वहां पे सुंदरवन वृक्ष पाया जाता है ना। अब यहाँ पे देखोगे इसे मतलब उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन की बात करेंगे तो साइलेंट वैली, ठीक है। उसके बाद शंकु वृक्ष की बात करेंगे तो हाइट वाले क्षेत्रों में मुख्यतः मिलेगा, ठीक है। तो बी का क्या लिया है? दू, ठीक है। कहाँ पे? हिमाचल पर शंकुधारी वृक्ष जो होगा ना, वो उसका नीचे से तो बढ़ता नहीं लेकिन ऊपर कंटिन्यूअस बढ़ते चलते जाता है, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। पतझड़ वन की बात करेंगे, तो पतझड़ वन की बात करेंगे तो ये अपना वर्ष में अपना पूरा पत्ता ये समाप्त कर देता है, ठीक है, ताकि पानी को संरक्षित कर सके, ठीक है। पत्ता गिराने का रीजन क्या होता है? पानी को संरक्षण करना, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है? तो जहां पे भाई पानी कम रहेगा। कहाँ पे पानी कम आएगा? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आपको, राजस्थान में, ठीक है। तो इसे पत्ता गिराने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? पानी का संरक्षण करना, क्योंकि अधिक पत्ते होंगे तो वाष्पीकरण का जो प्रोसेस जो होगा वह काफी अधिक तेज होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्र के वन जो होते हैं साल में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। और जबकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां पे बहुत अधिक बारिश होती है, तो वहां वो पत्ते कभी गिराते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। उष्णकटिबंधीय वन की मार्केट के साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में, जो कि काफी हाइट मतलब काफी बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, काफी लंबा लंबा वृक्ष होता है, ठीक है। कच्छ वनस्पति की बात करेंगे, दलदली भूमि पाई जाती है, ठीक है। कच्छ में दलदली भूमि है, आपको यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में दलदली भूमि है। पश्चिम बंगाल के में सुंदरबन डेल्टा हो गया। फिर आप क्या बोलते हैं यार, बांग्लादेश में जाओगे तो वहां पर भी आपको सुंदरबन, आपको सुंदरबन में ये सुंदरी नामक वृक्ष आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पतझड़ की बात करेंगे तो राजस्थान के क्षेत्रों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है जहाँ पे पादप का नाम दिया हुआ है। ये प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार है। आबनुस, आबनुस के वृक्ष आपको मिलेंगे, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित, जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं या फिर सदाबहार वन कहते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। शीशम वृक्ष की बात करेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन है शीशम, हम लोग के यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अखरोट की बात करेंगे तो हिमालय आर्द्र में मिलेगा, अखरोट का वृक्ष होता है। वैष्णो देवी के प्रसाद में आप लोग देखिएगा अखरोट होता है। बर्च की बात करेंगे तो ये ठंडे जगह पर होता है, अल्पाइन प्रदेश में आपको ये देखने को आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सोल्यूशन पे जरा बात करता हूं तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित प्रकार की वनस्पति है। बात करेंगे आर्द्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पति, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अखरोट की बात करेंगे हिमालय आर्द्र वनस्पति है। अब बर्च की बात करेंगे अल्पाइन प्रकार की वनस्पति। 1 मिनट में कॉल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। ये 82 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। ये सबके सब क्या है? रामसर साइट है, ठीक है। और रामसर साइट है, इसमें दिया हुआ है
तो सबसे पहले बात करेंगे होकेरा, क्या पंजाब में है? रेणुका तो हिमाचल प्रदेश में, सही है आपका। ठीक है, रुद्र सागर झील की बात करें, त्रिपुरा। हाँ, उसके बाद शस्ता कोटा की बात करेंगे, झील की तमिलनाडु। तो रुद्र सागर हिमा त्रिपुरा भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रुद्र सागर त्रिपुरा आपका सही है। और रेणुका की बात करेंगे, आर्द्रभूमि। रेणुका से एक प्रश्न बनता है, आप लोग इसे याद रखें, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट की बात करेंगे तो रेणुका ही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? भारत का सबसे छोटा रामसर साइट की बात करेंगे तो कौन है? ये रेणुका है। ठीक है, रुद्र सागर त्रिपुरा में है। सस्तम कोट्टा की बात करेंगे तमिलनाडु में ना, आई थिंक केरल वगैरह में होगा ये। और होकेरा की बात करेंगे, ये आपको पंजाब में नहीं है। ठीक है, रेणुका आर्द्रभूमि की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2005 में इसे रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। रुद्र सागर झील की बात करेंगे तो ठीक है, ये आपका त्रिपुरा में है। इसे तभी जिमका के नाम से भी जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन 2007 में इसे रामसर आर्द्रभूमि शामिल किया गया था। एक चार सही नहीं है, क्योंकि होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब में नहीं है, बल्कि कहां पे है? जेके में है, जम्मू कश्मीर में होकेरा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी जा रही क्या? जी। तो ये सस्ता कोट्टा की बात करेंगे, तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि केरल है। ठीक है, यह केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। इसे झीलों के रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। और 3.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे होकेरा जो होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। होकेरा जम्मू कश्मीर में है। और सस्ता कोट्टा की बात करेंगे तो आपको केरल में। बाकी रेणुका मैंने बताया था सबसे छोटा है, ध्यान में रखिएगा। और रुद्र सागर की बात करेंगे तो ये आपको त्रिपुरा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी हो सकता है इसे पूछ दे, से बताओ रेणुका को कब शामिल किया गया था? तो 2005 में शामिल किया गया। तो ऐसे पूछेगा नहीं, बिहार में पूछेगा तो इसके कांवर ताल के बारे में पूछेगा, तो 2020 में कांवर ताल को शामिल किया गया है, जो कि बेगूसराय जिला में है। और एक आपका हो गया नागी और नकटी। नागी और नकटी जमुई में पड़ता है ये, और इसको 2024 में शामिल किया गया था। तो बिहार के 3 रामसर स्थल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। टोटल रामसर स्थलों की संख्या की बात करेंगे तो 85 हो गई है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ? तो 1982 में भारत शामिल हुआ। हालांकि भारत में रामसर का प्रबंधन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1987 में भारत में रामसर का प्रबंधन प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रबंधन मतलब शुरू हुआ 1987 में। और बात करेंगे रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, और सबसे पहला रामसर स्थल की बात करेंगे तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कोई है, कोबर्ग की कुछ नाम है, वो सबसे पहला रामसर स्थल है। छूट गया क्या क्वेश्चन इधर? नहीं। अब आते हैं IUCN। ठीक है, ये एक स्टेटस होता है। ठीक है, जिसमें रेड लिस्ट क्या क्या लिस्ट आता है, तो IUCN स्टेटस होता है। पूछ देगा से बताओ इस जानवर का IUCN स्टेटस क्या है? विलुप्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वगैरह प्रश्न काफी आते हैं। ठीक है, तो IUCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वर्ष 1958 में IUCN का गठन किया गया। IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष है। ठीक है, तो गलत कौन है? तो 1958 में नहीं था, कब था? 1948 में होगा। ठीक है, और इसका एक सहायक संगठन की बात करेंगे तो WWF तो है ही। क्या बोलते हैं, WWF की बात करेंगे। और WWF का प्रतीक अगर पूछ देगा ना तो पांडा है। क्या है? पांडा है। ठीक है, पांडा अगर पूछेगा किस देश का राष्ट्रीय जीव है, तो चीन का राष्ट्रीय जीव की बात करेंगे तो पांडा है। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष WWF है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN का गठन किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। 1969 में IUCN विलुप्त प्राय 3 कैटेगरी में आते, एक आते हैं, सॉरी 4 में, एक विलुप्त प्राय आएंगे, असुरक्षित आएंगे, दुर्लभ आएंगे, एवं संकटग्रस्त। इसमें किसका किसका है? वह केवल जीव ही नहीं होता है, जीव के अलावा कौन है? तो जीव के अलावा पादप है। जीव और पादप दोनों इसमें है, दोनों इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और क्या जारी करता है IUCN? क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है, या फिर आप कह सकते हो लाल सूची भी क्या करता है? जारी करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। विलुप्त प्राय, असुरक्षित, दुर्लभ, संकटग्रस्त, ये सब जारी किया जाता है इनके द्वारा।
अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया हुआ, इसको जरा हम पहुंचेंगे, ठीक है, समझेंगे इसको, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण, जिनको इन सीटू संरक्षण विधि कहते हैं, इसमें क्या आएगा, बाह्य स्थान संरक्षण किसको जरूरत होता है, विलुप्त कैटेगरी में कौन आएंगे, असुरक्षित कैटेगरी में कौन आएंगे, ठीक है। तो स्वस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे, उनको चाहिए होता है जो जैव मंडल आरक्षण में प्रदान किया जाता है। बाह्य स्थान संरक्षण की बात करेंगे, जंतु उद्यान में होता है। विलुप्त की बात करेंगे, मतलब विलुप्त मतलब पूरी तरीके से हो गया, जिसका कोई भी सदस्य नहीं, जैसे डायनासोर को बोलेंगे इसे क्या होगा, विलुप्त हो गया, ठीक है। असुरक्षित की बात करेंगे, संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, मतलब बहुत सारा, जैसे बात करेंगे भारत में हिरण का प्रकार हांगबुल, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई टाइगर के, अभी काफी प्रकार के टाइगर वगैरह जो आते हैं वो क्या विलुप्त के मतलब बोला असुरक्षित है, मतलब उनकी संख्या भी है, लेकिन अगर उनको प्रोटेक्ट अगर नहीं किया गया तो वो संकटग्रस्त हो सकते हैं, उनकी संख्या समाप्त हो सकती है। जैसे भारत में चीता था ही नहीं, भारत में चीता नहीं था, भारत से चीता पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था। तो अभी चीता को लाया गया तो चीती की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं ना हो गया, अभी भी चीता की स्थिति क्या रहेगी, संकटग्रस्त ही है ना। अभी उनको संरक्षण करेंगे, चीता की संख्या जब बहुत अधिक होगी तब जाके उनका ठीक ठाक होगा। बाघों क्या, बाघ भी तो भारत में संकटग्रस्त की स्थिति में है, ठीक है, 3,000 प्लस बाघ है, लेकिन अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी संख्या समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू संरक्षण विधि क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। उदाहरण के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा जानवर जो होता है वो जगह चेंज करने पे उनकी स्थिति या फिर उनकी संख्या समाप्त हो सकती है, तो उनको उसी स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे डॉल्फिन की बात करेंगे, तो डॉल्फिन भारत में गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है, मुख्यतः। अगर किसी दूसरे नदी में जाके डॉल्फिन को डाल देंगे तो उनकी संख्या विलुप्त हो सकती है। तो इन सिटू संरक्षण विधि क्या होता है, जो जिस पर्यावरण में वो जानवर उनके लिए सटीक होगा उसी पर्यावरण में उसको रखने की कोशिश की जाती है। स्थानीय संरक्षण की बात करें, जिसको एक्स टू संरक्षण विधि कहते हैं, और स्वस्थानीय का इनटू कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान ए नाम का कोई पादप है, ठीक है, या फिर बी नाम का कोई जानवर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत में चीता नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो भारत में चीता को बाहर से लाए, कहां से लाए, कूनो नेशनल पार्क में हम लोग डाले, केन्या से लाए, फिर कहीं से भी दक्षिण अफ्रीका से लेकर आया। तो इसको क्या किया गया, इसको तो एक्स2 संरक्षण विधि से ना इसको लाया गया। जैसे विदेशों से चीता को लाकर कूनो नेशनल पार्क में डाल दिए, तो इनको प्राकृतिक आवास कूना नेशनल पार्क तो नहीं था, कहीं दूसरी जगह से लाया गया, लेकिन कुछ सावधानी पूर्वक इसको यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जंतु उद्यान भी, जाति उद्यान भी हो सकता है, ठीक है, और जीन बैंक भी हो सकता है। एक कॉल ले रहा हूँ। हेलो। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, आवाज आ रही है, और इनको हाँ मिलाने जी। की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विश्व खाद्य दिवस की बात करें 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 29 जुलाई की बात करें बाघ दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई को है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है कि रमन इफेक्ट की खोज इसी दिन हुई थी, ठीक है, सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। बाद में सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो 28 फरवरी 1928 को खोज उन्होंने किया था, तो इसी दिन को महत्वपूर्ण तौर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य दिवस की बात करें 16 अक्टूबर को। सर बात करेंगे आवाज नहीं साइट्स आ को रही। लेकर, ठीक है। साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अभी समय 35,000 से अधिक पादप एवं जीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। 1 जुलाई 1950। सर आवाज नहीं
नहीं आ रही आवाज सर। हेलो। हेलो। ठीक है हाँ सर, सर। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? वाईफाई का लाइट चला, वाईफाई चला गया। एक मिनट रुकिए, कनेक्ट करने दीजिए। ठीक है, दिक्कत नहीं है, जा रही है आवाज? जी आ रही है सर। और 60 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये अभी समय 35,000 से अधिक पादप एवं जीव प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार को विनियमित करता है। 1 जुलाई 1985 को साइट्स अस्तित्व में आया। इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर लिया 1 और 3। ठीक है, पहला सही है, ये सही है। ठीक है, मतलब इसका अस्तित्व 1985 में नहीं था, 1975 में था। ठीक है, साइट्स की बात करेंगे तो 35,000 से अधिक पादप एवं जीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी जानवर का, किसी पादप का आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, उसमें देखा जाता है कौन सा प्रतिबंधित है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पे होता है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन 1 जुलाई 1985 को साइट्स अस्तित्व में आया, ये गलत है, क्योंकि कब आया? 1975 में आया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 3 वर्ष पे होता है और इसको साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन के तौर पे भी जाना जाता है। तो साइट्स का जो सम्मेलन जो होता है प्रत्येक 3 वर्ष पे, इसको किस नाम से जानते हैं? वाशिंगटन कन्वेंशन के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, यह अभी समय 35,000 से अधिक पादप एवं जीव प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पे प्रतिबंधित होता है। वर्ष 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी स्थापित किया गया। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो बताना कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला ही गलत है, केंद्रीय क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पर प्रतिबंध होता है, ये गलत लिया है। बाकी 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था, जिसको हम लोग नीलगिरी अभ्यारण्य के तौर पर भी जानते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पर्यावरण मंत्री नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, इसी के आधार पे प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में आपको प्रोजेक्ट टाइगर आपको देखने को मिला था। ठीक है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे इसमें और क्या प्रश्न है। तो केंद्रीय क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र में विनाश रहित अनुसंधान कार्य और कम संगठन वाली क्रियाओं जैसे शिक्षा तथा पारिस्थितिकी पर्यावरण को संचालित किया जाता है। मतलब इसमें अनुसंधान कार्य होते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं होना चाहिए, विनाश रहित होना चाहिए। इसमें बफर एरिया होता है, इसमें केंद्रीय क्षेत्र के चारों तरफ से घेरे रहता है। इसका प्रयोग सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरण, ठीक है, ध्यान में रखना है, मनोरंजन, मूल एवं प्रायोगिक अनुसंधान इत्यादि के लिए किया जाता है। मतलब आप लोग जो घूमने जाते हैं तो बफर क्षेत्र होता है। ठीक है, एक होता है संक्रमण क्षेत्र, होता है जैव मंडल आर्किड क्षेत्र का बाहरी भाग जो बफर परिक्षेत्र के चारों ओर से घेरे रहता है, इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वर्ष 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी स्थापित किया गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। भारत वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट टाइगर भी योजना संचालित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नाम दफा की बात करेंगे, पेंच की बात करेंगे, नागार्जुन की बात करेंगे, काजीरंगा की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा की बात करेंगे तो नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा की बात करेंगे, आई थिंक पेंच है। सर्वाधिक ऊंचाई पे अगर बात करेंगे, नाम दफा हो सकता है, और काजीरंगा सर्वाधिक घनत्व, देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, नाम दफा की बात करेंगे तो सर्वाधिक ऊंचाई ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा की बात करेंगे, ठीक है, तो पेंच है। पेंच आपको 2 राज्यों में मिलेगा, एक महाराष्ट्र है, एक मध्य। आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नाम दफा की बात करेंगे, सर्वाधिक हाइट पे अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है। नागार्जुन की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और काजीरंगा की बात करेंगे तो आपको असम में मिलता है, जो कि सर्वाधिक डेंस है। ठीक है, सर्वाधिक क्या है?
घनत्व वाला है, ठीक है। तो सही लगाया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखेंगे 89 नंबर प्रश्न, देखिए बाघ परियोजना निदेशालय के नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम एनटीसीए कर दिया गया, ठीक है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादेली अंशी टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये गलत है, ठीक है, ये कर्नाटक में आई थिंक पाया जाता है, ठीक है। दादेली अंशी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा, ठीक है। बाघ परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये भी ठीक है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। दादेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित अन्य टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको वहां पे बांदीपुर आएगा, नागरहोल है, भद्रा है, नीलगिरी है। महाराष्ट्र में मेलघाट आएगा, पेंच आएगा, हालांकि पेंच मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तदोबा है, अंधेरी है, सहाद्री है, नागाजीरा है, बोर है, ठीक है। बोर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, पंछी का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को? हम्म, कितने लोगों ने देखा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को? बहुत सुंदर दिखती है ये, मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। इसकी संख्या राजस्थान में बहुत ज्यादा पाई जाती है। दिख रहा है, ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। इसी संख्या राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, ठीक है, समझे। तो चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न क्या था, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 25 सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। विश्व में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे की क्वेश्चन देखेंगे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 में प्रोजेक्ट गोदावरन लॉन्च किया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट गोदावरन किससे संबंधित है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे, रेड डाटा बुक में इस पंछी को, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा से बताओ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो क्या बताएंगे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है। बोलेगा प्रोजेक्ट गोदावरन क्या है, तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए प्रोजेक्ट गोदावरन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हंगुल परियोजना कछुआ से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखिए, गलत है। हंगुल परियोजना हिरन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित, हिरन, ठीक है। कस्तूरी क्रिटिकल क्या मृग होता है हिमाचल की, सर? क्या, क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब जो बहुत खराब स्थिति हो, ठीक है, मतलब गहन गहन संकटग्रस्त, उसको क्रिटिकल कहते हैं, नहीं बोलते स्थिति बहुत क्रिटिकल है। हंगुल परियोजना कछुआ संरक्षण से संबंधित है। कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल पंडा को कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है, बताना कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। हंगुल यूरोपीय रेनडिसर प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला हिरन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये केवल कश्मीर में स्थित एक दाची-गाम नेशनल पार्क है ना, वहां पे ये पाया जाता है। वर्ष 1970 में हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप इसकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। लाल पंडा को अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग हिमालय की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, हिम तेंदुआ परियोजना भारत के हिमालयी राज्यों में संरक्षित की जा रही है। गंगा डॉल्फिन को 10 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, असम में है, ठीक है। और बात करें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जलीय जीव डॉल्फिन को, ठीक है, नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जन दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा बार असत्य है। तो ये डॉल्फिन को जो ये राष्ट्रीय जीव जलीय जीव का जो दर्जा 2008 में नहीं दिया गया था, 2009 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था गंगा नदी को, आई थिंक 2008 था। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा जो दिया गया था वो 2009 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिम तेंदुआ परियोजना भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में क्रियान्वित की जा रही है। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के तौर पे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है तथा केंद्र सरकार द्वारा 2013 में जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया। मतलब ये भी पर्सन है लेकिन ह्यूमन नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब डॉल्फिन को एक नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और गंगा नदी को जीवित प्राणी का भी दर्जा दिया गया है। कच्छ तथा मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्षार सहन करने की क्षमता नहीं होती है। पर्यावरण मंत्रालय ने ओडिशा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र स्थापित किया है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों की समुद्री तटवर्ती पक्ष जलों, मुहानों, दलदली मैदानों वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। ठीक है, इसमें क्षार सहन करने की क्षमता नहीं होती है, गलत है। क्षार को सहन कर सकता है, इसीलिए कच्छ के रण में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों ऑप्शन की बात करेंगे, आपका क्या है तो सही है। ठीक है, ये बड़ी तादाद में पौधे और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजाति संग्रहण क्षेत्र है जिसमें क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता है। ये समुद्री जल की उर्वरता बढ़ाने, मृदा अपरदन को रोकने, समुद्री तूफानों की तीव्रता कम करने तथा समुद्री सूक्ष्म जीवों के नर्सरी का काम भी करते हैं। मतलब काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आर्द्र भूमि है उसको मिलाना है। रुद्र सागर की बात करेंगे, त्रिपुरा में है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ की कहानी? मध्य प्रदेश में होगा। रेणुका की बात करें, हिमाचल प्रदेश में है। कांजली की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मिला लेते, ए का 3 मतलब ए का 3 ठीक है, बी का 4 ठीक है, सी का 2 ठीक है और डी का 1 ठीक है। चलिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइट है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कोल्लूरू की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में है। चंद्रताल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में। सुरिंसर मानसर झील की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में है। अश्मुदी की बात करेंगे, केरल में है। लोकटक की बात करेंगे, मणिपुर में है। हरिके झील की बात करेंगे तो कहां पे? आपको पंजाब में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग एक प्रक्रिया है। क्या है कोरल ब्लीचिंग? तब परवाल द्वारा अपने वास्तविक रंग सफेद में दिखाई देना। ठीक है, तो ब्लीच हो जाता है कोरल का, तो प्रवाल जो होता है उसको कोरल कहते हैं। तो उसका जो अपना वास्तविक रंग जो है ना, अपने वास्तविक रंग सफेद में दिखाई देना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, परवाल का आवास की दृष्टि से अधिक आश्रित, ठीक है, जुंजे थैले सवाल जब परावर्तनीय कारणों से उसमें पृथक हो जाते हैं तब परवाल अपने वास्तविक रंग सफेद में आ जाते हैं। जिसे कोरल ब्लीचिंग प्रवाल विरिंजन के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। राचेल कार्सन ने लिखा था साइलेंट स्प्रिंग, ये भी ठीक है। ईओ विल्सन ने लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, राचेल कार्सन की बात करेंगे साइलेंट स्प्रिंग। ईओ विल्सन की बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज मतलब आवासों और प्रजातियों के पारस्परिक संबंधों पे, ठीक है, राचेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग कीटनाशक दवाओं के प्रभाव पे, ठीक है, ईओ विल्सन ने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जैव विविधता पे पुस्तक लिखी है इन लोगों ने। ठीक है, ओडिशा के नंदनकानन अभ्यारण्य दुर्लभ सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नंदन कानन, ठीक है, दुर्लभ सफेद हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करेंगे ओरगुंटन स्पेरो पर रहने वाले सबसे भारी जीव है। ये इंडोनेशिया में, मलेशिया के बोर्नियो में, सुमात्रा द्वीप तथा भारत में शिवालिक के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। कौन सा सही है? तो केवल पहला सही। ठीक है, ओडिशा का नंदनकानन अभ्यारण्य दुर्लभ सफेद हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ठीक है, ओरंगोटुनस पेड़ों पर रहने वाला सबसे भारी जीव है। इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बोर्नियो एवं सुमात्रा द्वीप तथा भारत के शिवालिक के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इसका जीवन काल
50 से 55 वर्ष का होता है। इन्हें IUCN की रेड डाटा लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, वाल्टर जी रोजोन ने। ठीक है, ध्यान रखें, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी ने रोजोन ने किया था। ठीक है, 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब भारत में कितने डायवर्सिटी हॉट स्पॉट है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है, पूर्वी हिमालय है और सुंडालैंड है। ठीक है, ध्यान रखें, चार है। कौन कौन है? तो पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पूर्वी हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया और सुंडालैंड हो गया। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। भारत में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो भारत में, ठीक है, कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 36 है। 36वां हॉटस्पॉट नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन को घोषित किया, सॉरी, भारत बोल रहा हूं। विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। 36वां हॉटस्पॉट नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को घोषित किया गया। भारत में कितने हैं? तो भारत में 4 है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। अब विश्व में कितने हैं? 36। ठीक है, तो जैव विविधता क्षेत्र विश्व में 36 है, जिसमें भारत में कितने पाए जाते हैं? भारत में 4 पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण के संबंधित नहीं है? तो स्मॉग भी है, अम्ल वर्षा भी है, ठीक है, एस्बेस्टोसिस भी है। ठीक है, कोई यूट्रोफिकेशन नहीं है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? तो जल प्रदूषण से संबंधित है, न कि मतलब वायु प्रदूषण से संबंधित है। ध्यान में रखना है, किससे संबंधित? यूट्रोफिकेशन, तो ये आपको जल प्रदूषण से क्या है? संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करूंगा यूट्रोफिकेशन शब्द का उपयोग जल प्रदूषण के संबंध में किया जाता है। इसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्वों, ठीक है, PM10, PM25, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 कहते हैं, ठीक है, ओजोन O3 हो गया, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे CO, और लेड को शामिल किया गया है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पिरकनाशक तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गया है, उपचार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पिरकनाशक या फिर तेल और विलायकों के द्वारा प्रदूषित हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं, फिर बायोरेमिडिएशन कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है उसको? तो उसको जाना जाता है आपको बायोरेमिडिएशन के नाम से। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा स्थल तथा समुद्र के उन क्षेत्रों जो कि पिरकनाशों और तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए, उपचार करने की प्रक्रिया को जैव उपचार, बायोरेमिडिएशन कहलाती है। जैव उपचार के तहत सूक्ष्म जीवों तथा उसके एंजाइम का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। पहले क्या हो गया? खराब हो गया, फिर से उसको जो उसका मूल स्थिति है उसमें उसको वापस लेके आएंगे। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो समुद्री जल द्वारा CO2 अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण करना। ठीक है, एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला है भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री जल के पीएच मान में नियंत्रण कमी आ रही है। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा या फिर 7 से कम होगा? 7 से अधिक सर ना। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा रिपोर्ट किया गया कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है, जिसका कारण समुद्र जल का CO2 अपेक्षाकृत अधिक होगा। ठीक है, मतलब क्षारीय होता है तो मोर देन 7 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता सबसे कम है? उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु 1979, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता, कब हुआ था? तो ये 1992 में। ठीक है, प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करें 1997, जिसको +5 भी कहा जाता है, क्योंकि पहला 1992 में हुआ था, फिर 5 वर्षों के बाद 97 में, फिर 2002 में होता है, जिसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में था। ठीक है, दूसरा 1997 में। कार्बन व्यापार को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तौर पे भी जाना जाता है, ये गलत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ओजोन छिद्र की समस्या से निपटने को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों के
समझौते पर हस्ताक्षर किया। ओजोन संरक्षण हेतु यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसी दिन निर्णय किया गया कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है, तो कब हुआ? तो 1987 में। इसको किसके नाम से जानते थे? इनको किस नाम से जानते हैं? इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब ये हुआ था उस समय कितने देशों ने अपनी समर्थन दी थी? तो ध्यान में रखना है कितने देशों ने दी थी। ठीक है, तो 33 देशों ने इसमें अपनी समर्थन दी थी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। अब आते हैं आगे। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसको बोलते हैं वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से परवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफेद हो जाता है, जिसे परवाल ग्रहण नहीं कर पाते हैं और मरने लगते हैं। इसे परवाल विरंजन अथवा निरंजन कहा जाता है। इसमें उसका रंग सफेद हो जाता है। वैश्विक ऊष्मन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हिंद महासागर है। ठीक है, इंडियन ओशियन। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? तो प्राकृतिक निवास में वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है, जैव विविधता को क्या है? अधिकतम क्या है? संकट है। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोमोन ने किया था। कब किया था? तो 1985 में किया था। ठीक है, और 2014 को जैव विविधता वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बायोडायवर्सिटी दिवस डे की बात करेंगे तो 22 मई को बना था। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखना। गरन वन, जिसको मैंग्रोव के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैंग्रोव असलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है? तो मैंग्रोव पादपों को लवणीय और स्वच्छ जल पे उपयुक्त मिश्रण की आवश्यकता होती है। मैंग्रोव पादपों की वृद्धि के विकास के लिए पंख मैदान की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंग्रोव पादप सुरक्षित आर वाले तटों के, ठीक है, अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित सभी तटीय राज्यों में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, मन्नार के क्षेत्र में तमिलनाडु में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, पश्चिम बंगाल में खूब बड़ी संख्या में पाया जाता है, गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, इसमें क्या है आपके सही है। मैंग्रोव वन ऐसी जगह में पाया जाता है जहां कोई नदी सागर में मिल रही होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वो किस में जाके मिल जाता है? सुंदरबन में। तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। तो वहां पे मिलने से क्या होता है ना, वहां पे क्या होता है? मैंग्रोव वन तैयार होता है। मैंग्रोव वन में देखिएगा तो वहां पे जो नॉर्मल वाटर जो होता है, क्या बोलते हैं, सामान्य जल जो हो गया और उसमें खरा जल हो गया, दोनों के संगम पे होता है। ठीक है, समुद्र का पानी खरा, नदी का पानी नॉर्मल। ठीक है, जहां मीठे पानी और खरे पानी का मिश्रण होता है, ऐसे क्षेत्र को ही पंख मैदान का निर्माण होता है, जो मैंग्रोव के लिए आवश्यक होता है। भारत में लगभग 4482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 59% पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में है, 23% पश्चिमी तट अरब सागर में, तथा 18% अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये पंख मैदान जो होता है जहां पे क्या, एक तरफ से नदी का पानी आया, एक तरफ से मतलब क्या हुआ, समुद्र का पानी आया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में मतलब क्या होता है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, पंख मैदान तैयार होता है, जहां पे जैसा सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन में एक तरफ से गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी आके मिलती है, इधर से बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का संगम होता है। ठीक है, तो यहीं पे सुंदरबन आपको देखने को मिलता है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है। जैव विविधता तत्व स्थलों हॉट स्पॉट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, जैव विविधता तप्त स्थलों की पहचान अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंसेज, जिसको साइट्स के नाम से जाना जाता है, CITES होता है ना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंसेज, अर्थात IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता तत्व की पहचान अंतरराष्ट्रीय नहीं, साइट्स नहीं होगा, सॉरी, IUCN होता है। ठीक है, मिस्टेक। साइट जो होता है ना, विनियमित करता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है, तो किस प्रकार के और किस प्रकार के जीव जंतु या फिर पादप का अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होगा ना, उसको विनियमित करने के लिए साइट्स है। जैव विविधता हॉटस्पॉट को उनकी वनस्पति के अनुसार परिभाषित किया गया। भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, बताना कौन सही है? तो पहला तो और दूसरा तो बिल्कुल सही। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि ध्यान में रखना है भारत में, ठीक है, चलिए इसको पूरा भी बता देता हूं। ठीक है, दुनिया में टोटल 36 है। ठीक है, भारत में कितने? 4 हैं। ठीक है, 4 भारत में जैव विविधता क्षेत्र है। जैव विविधता प्राप्त स्थल की पहचान IUCN के द्वारा की जाती है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए एक क्षेत्र के, ठीक है,
वैस्कुलर प्लांट की कम से कम 1500 प्रजाति अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, इनमें कम से कम 70% मूल आवास खो जाने चाहिए। आज दुनिया में लगभग 36 दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट की पहचान की। भारत में 4 हॉटस्पॉट की पहचान की। पश्चिमी घाट, जिसमें सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इंडो बर्मा है, जिसे पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी बांग्लादेश से शुरू होता है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में उत्तर पूर्वी में भारत का फैला हुआ, जिसका तीसरा जो है हिमालय है। चौथा की बात करेंगे सुंडालैंड है। तो भारत में 4 है, सुंडालैंड हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सह्याद्री हो गया, जिसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। एक होता है इंडो बर्मा। ठीक है, भारत में 4 है। विश्व में कितने हॉटस्पॉट है? 36 है। अब आते हैं वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखें, ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे 1987 में हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर था। ठीक है, वियना की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, तो वियना 1985 में हुआ था। ठीक है, तो वियना सम्मेलन तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य प्रमुख उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा के हेतु सभी देशों के सहमति लेने से। वियना संधि में ओजोन परत संरक्षण हेतु 1985 में सहमति बनी और 1988 से मतलब क्या हो गया? ये लागू हो गया। ठीक है, लेकिन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे 1987 में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अनुमान है से 2050 तक पूरी तरीके से ओजोन को मतलब क्या कर दिया जाए? ठीक कर दिया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, SO2 और NO2 होगा ना, NO2 और SO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों का दोनों कारण को माना जाता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, जिसको SO2 और NO2 कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये अम्ल के साथ वर्षा जो होता है धरातल पे आता है, जिसको अम्ल वर्षा के तौर पे जाना जाता है। बहुत खतरनाक होता है, और सबसे ज्यादा जो सफेद मार्बल जो होता है, व्हाइट मार्बल जो होता है, उनके लिए तो बहुत ही जहर होता है। ठीक है, जैसे ताजमहल का रंग जो है ना व्हाइट से ये ब्लैक कर देगा, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिनमें भारत एक पक्षकार है, किससे संबंधित है? कौन सा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, जैव विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तत्वावधान में तय की गई जैव सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे 2000 का उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों में जैव विविधता की रक्षा करना। रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में अपनाए गए प्रमुख समझौतों में से एक है। ठीक है, भारत इसमें है। अब यहाँ पे देखेंगे, दो निकटवर्ती और निम्न पादप समुदायों के बीच सीमा को घेर लेने वाले विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के संक्रमण क्षेत्र को किस रूप से जाना जाता है? तो इसको क्या बोलेंगे? संक्रमिका। ठीक है, संक्रमिका या फिर इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो दो निकटवर्ती और निम्न पादप समुदायों के बीच के सीमा को घेर लेने वाले मतलब दखल करने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको इकोटोन कहते हैं या फिर संक्रमिका के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास आपकी समाप्त होती है। डे 23 समाप्त हो गया। कल आप लोग चाहे तो डे 24, एक मिनट, तो यहाँ पे डे 24 का भी PDF है। डे 24 सभी लोग कल देख कर आइए। ठीक है, कोशिश करूंगा एक क्लास में इसको समाप्त कर दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, 12 पेज ही है, तो एक क्लास में कल ये समाप्त हो जाएगा। तो डे 24 सभी लोग पढ़ कर आइएगा। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे सबको जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। ठीक है, 15 दिन ऑलरेडी क्लास आप लोग की लैप्स हो गई।